सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित सांवले सपनों की याद पाठ, जो कि जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित है। ये पाठ इन्होंने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद, जब वो उनके देहांत के बाद उनके देहावसान के लिए गया हुआ था, उनका जब वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था और वहाँ से जब वो वापस आया और उनके मन में उनके प्रति जो दुख व्यक्त हुआ, वो इस पाठ के अंदर लिखा है। और उसके बारे में कि वो पक्षियों से कितना प्रेम करते थे, उसके बारे में कि भाई वो जितना जो कुछ भी जानते थे, वो इस पाठ के अंदर लिखा है। तो पहले हम थोड़ा सा जाबिर हुसैन जी के बारे में जान लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नोनी राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। अंग्रेजी भाषा के साहित्य एवं प्राध्यापक भी रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधानसभा के सभापति रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। एक साथ ही तीनों भाषाओं में लेखन कार्य करते थे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला, बीबो का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी आदि उनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रकाशित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो कि अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो इस पाठ के बारे में, ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु के से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक उनके व्यक्ति चित्र को प्रस्तुत करता है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति भी दिल को छू लेती है। तो अब हम करेंगे पाठ के अंदर क्या लिखा है। सांवले सपनों की याद कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोशी वादी की तरह अग्रसर, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। एक हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। जब उसकी अंतिम संस्कार में जा रहे थे, उस समय लिखी हैं ये बातें, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र में से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास ये ऐसी एक उबड़ खाबड़ ज़मीन है जब जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों पर निराश बनाया था।
कब माखन के भांडे फोड़े थे और कब दूध छलनी से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर रोज सुबह सूरज निकलते ही पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है कि जैसे ही भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि जैसे कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों यानी मिथक होता है झूठ। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे हैं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी है, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उसकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज होता है जब धरती और आसमान हम दूर खड़े होकर देखते हैं और जहां हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घरों में या अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति की हर तरफ एक हंसती खेलती हास्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इनके इस गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना, सालिम अली की जो पत्नी थी उसका नाम है तहमीना, ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचक जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी तरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनकी आंखें नम हो गई थी। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है अब इन सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत का उजागर करने वाला, नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो।
लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा अपने एक पहेली के रूप में बनकर रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी होती है घुमक्कड़ी प्रवृत्ति से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो लौटते हैं क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली तुम लौटोगे ना? तो लेखक अंत में उनको याद करते हुए सोच रहे हैं कि अभी भी वो किसी तलाश में निकले हैं और शायद वो वापस आएंगे और दुआ कर रहे हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, वापस आओगे ना। तो इस तरह का वो वर्णन कर रहे हैं। इस पूरे पाठ में सालिम अली के बारे में बताया गया है कि वो कैसे थे, किस तरह से पक्षियों से प्रेम करते थे और सालिम अली के साथ साथ उसकी आत्मकथा के बारे में भी जिक्र किया है कि फॉल ऑफ द स्पैरो उनकी प्रसिद्ध उनकी आत्मकथा है। D.H. लॉरेंस की मौत का भी जिक्र किया है कि उसकी पत्नी ने भी कहा था कि गोरैया हमारे बारे में ज़्यादा जानती है।